गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वृक्क के बारे में, ठीक है, और ये सारा उत्सर्जन तंत्र था, इनके विभिन्न पार्ट्स के बारे में हम अध्ययन कर चुके, ठीक है। एनटीपीसी में सवाल पूछा था हमारे जो पिछले वीडियो से, देखो उन्होंने पूछा था कि बताओ निम्न में से उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन दे रखा था यूरेटर्स, यूरिथ्रा, किडनी और लीवर। तो लीवर क्या नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का पार्ट नहीं है। सामान्य क्वेश्चन आते हैं किससे? डायग्राम से। और इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से कौन कौन से सवाल मैं बताऊंगा। यहाँ बिल्कुल एज इट इज सवाल पूछे गए और पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सामान्य बातें हम कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने मॉडिफाई करने की कोशिश की है। और जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आएगा कि किस तरीके से रिलेट होता है हमारा एक्सीलरेटर सिस्टम। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा था उत्सर्जन तंत्र की, तो इसमें हमने बात कर ली थी सभी पार्टों की। अब मैंने कहा था कि इसके बाद हम एक अकेले पार्ट का वर्णन करेंगे जिसको कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं? किडनी। ये पूरा का पूरा एक किडनी है। ये पूरा क्या है? एक किडनी है। यदि हम इस किडनी के विभिन्न पार्टों के बारे में जानें तो ध्यान से देखना कि ये जो किडनी है बीन लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है? बीन लाइक स्ट्रक्चर है। इसका जो बाहरी भाग है, बाहरी जो भाग है वो तो कैसा है? वो तो है जो बाहरी भाग है वो तो है, आप देखोगे कॉन्वेक्स, और आंतरिक जो भाग है वो एक कॉनकेव शेप में है, ठीक है। तो इसकी शेप देखेंगे हम तो बीन लाइक स्ट्रक्चर या बीन समान आकृति होती है, ठीक है। अब देखो, सबसे मेन बात तो ये है कि ये जो किडनी होती है इसके क्या क्या भाग हैं और क्या क्या चीज़ काम करती है। देखिए, रिलेट करेंगे हम इससे इसको। यदि मैं कहूँ कि किडनी की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ एक पतली लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं कैप्सूल। हिंदी वाले ध्यान से समझना, इसे क्या कहते हैं? कैप्सूल। सवाल पूछा गया कि बताओ मानव वृक्क के चारों तरफ पाई जाने वाली पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। अब दूसरी बात यदि आपसे पूछे कि देखिए, हम कहें कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल के बाद जो भाग आपको डार्क कलर में नजर आ रहा है, ये जो डार्क कलर में जो भाग नजर आ रहा है, इस डार्क कलर वाले भाग को हम कहते हैं कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स को हिंदी में कहते हैं वल्कुट। वल्कुट का मतलब क्या है कि किडनी के अंदर जो जो डार्क भाग है बाहर की तरफ, उसे क्या कहते हैं? हम कोर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज समझ में आ गई। तीसरी देखिए आप, तीसरी जो आंतरिक भाग है, ये वाला जो भाग है व्हाइट कलर में, इस पूरे भाग को कहते हैं मेडुला। इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? जो व्हाइट कलर में है इसको क्या कहते हैं? मेडुला, ठीक है। मेडुला, इसको मेडुला कहा जाता है। तो ध्यान देना, जो बाहर की तरफ डार्क शेप होता है उसे तो वल्कुट कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं, और आंतरिक जो भाग है उसे क्या कहते हैं? मेडुला। अब यहाँ पर देखिए, ये जो धसे हुए भाग है पर्वत के समान इसके अंदर, इन्हें हम कहते हैं पिरामिड। क्या कहते हैं? पिरामिड। हिंदी में भी पिरामिड और इंग्लिश में भी पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। पिरामिड कहते हैं। अब यहाँ पर देखना, जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रूप में पाया जाता है, जो अंत में जिस भाग में खुलता है उसे कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। और ये कैलिक्स दो होते हैं, मेजर और माइनर। सबसे पहले तो आप देखोगे छोटी छोटी कैलिक्स होती हैं, उन्हें कहते हैं माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, और फिर मेजर कैलिक्स इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे कहते हैं पेल्विस। क्या कहते हैं? पेल्विस। ध्यान दीजिए, बहुत बार सवाल पूछा जाता है, जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो कुछ क्रिस्टल यहाँ पर जमा हो जाते हैं पेल्विस भाग में। जैसे यूरिन जब निर्माण होता है और यहाँ आता है तो कुछ पेल्विस भाग में कुछ क्रिस्टल यहाँ पर जमा हो जाते हैं, और इन जमे हुए क्रिस्टल को ही कहा जाता है किडनी स्टोन। क्या कहा जाता है? किडनी स्टोन। तो आप देखोगे किडनी स्टोन या क्या कहते हैं इन्हें? वृक्क पथरी। कई बार सवाल पूछा गया है, इसे ही क्या कह देते हैं? गुर्दा पथरी। क्या कह देते हैं? गुर्दा
पथरी। ठीक है, तो देखिए आप, ये जो किडनी स्टोन है ये किस भाग में है? ये पूरा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं पेल्विस। और पेल्विस भाग में कुछ क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जिन्हें कहते हैं किडनी स्टोन या वृक्क पथरी या गुर्दा पथरी। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि ये क्रिस्टल किसके होंगे? तो ये क्रिस्टल होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के। किसके क्रिस्टल होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल। कहाँ, किस भाग में जमा होने से पथरी बनती है? तो पेल्विस भाग में। ठीक है, अब देखिए पेल्विस भाग से यूरिन वापस किस में डाल दिया जाता है? तो डाल दिया जाता है, इसे कहते हैं यूरेटर्स। क्या कहते हैं? यूरेटर। ठीक है, यूरेटर्स। अब इस यूरेटर्स में डाल दिया जाता है। यूरेटर्स यूरिन को वापस कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा द्वारा समय समय पर इसको त्याग दिया जाता है। तो एक स्ट्रक्चर है ये आपके समझ में आनी चाहिए। देखिए वापस हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। उसके बाद जो डार्क भाग है, जो डार्क जो कलर है, उसे कहते हैं हम कोर्टेक्स या वल्कुट। ठीक है, अब इस डार्क भाग के बाद जो आंतरिक जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं मेडुला। ठीक है, अब यहाँ पर जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर धसे हुए, इन्हें कहते हैं हम पिरामिड। क्या कहते हैं? पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड से अंदर की तरफ आप देखोगे इस टाइप से यहाँ पर होती है नेफ्रॉन। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन जो होती हैं ये अंत में किस भाग में खुलती हैं? कैलिक्स भाग में। तो जो कैलिक्स होता है पहले तो कैसा होता है? माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स से यूरिन निर्माण होकर किस में डाल दिया जाता है? पेल्विस भाग में। यहाँ पर कुछ क्रिस्टल जमा हो जाते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के, जिन्हें कहते हैं किडनी स्टोन या वृक्क पथरी। देखेंगे हमारे जो वृक्क होते हैं, इधर देखिए, हमारे जो वृक्क होते हैं वो दो होते हैं और पीछे की तरफ होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? यदि हम वृक्क की बात करें तो इसे हम पश्च वृक्कक भी बोल देते हैं। पश्च वृक्कक का मतलब क्या है? पश्च वृक्कक का मतलब है कि हमारे वृक्क थोड़े से किधर है? पीछे की तरफ होते हैं। ठीक है, पश्च वृक्कक भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पश्च वृक्कक है इनको इंग्लिश में भी आपसे सीधा पूछ लिया जाता है। इंग्लिश में इनको सीधा पूछ लिया जाता है। ये आपने लिखा किडनी स्टोन, वृक्क पथरी, गुर्दा पथरी, किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल कहाँ जमा हो जाते हैं? पेल्विस भाग में। ठीक है, अब देखिए किडनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट हैं वो जो आप ध्यान देने हैं कि ये जो किडनी होती है, वृक्क होता है, वृक्क होता है, हिंदी वाले ध्यान दे लेना, वृक्क होता है वो बीन लाइक स्ट्रक्चर का होता है। बीन का मतलब होता है सेम के बीज जैसा। ठीक है, सेम का बीज पूछा जाता है, कैसा? सेम का बीज। कैसी संरचना होती है? सेम का बीज, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये किसके समान है? बीन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बीन लाइक स्ट्रक्चर। इधर देखना, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, एक रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर। अब देखोगे आप, ये जो वृक्क होता है इसकी लंबाई, यदि लेंथ के बारे में बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर। याद रखना कितने हैं? 10 से 12 सेंटीमीटर। एग्जाम में पूछा भी गया है कि बताओ मानव वृक्क की लंबाई कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे? 10 से 12 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी की बुक के अंदर बिल्कुल सेम ऐसे कैसे इनकी लेंथ वगैरह दे रखी है, तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है लंबाई के बारे में। अगला देखो, विड्थ, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर। तो विड्थ कितनी है? 5 से 7 सेंटीमीटर। याद रखना, कई बार ऑप्शन में मिलेगा कि इसमें अंतर कितने का? 2 का। इसमें अंतर कितने का? 2 का। ठीक है, अब इसका अंतर कितना? 5, और इसका अंतर भी कितना? 5 का। तो एक याद कर लेना, 10 से 12 सेंटीमीटर। तो ये अपने आप याद हो जाएगा, 5 का अंतर 5
और यहाँ 12 में इस 5 गए तो 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ और विड्थ तो याद होगी, थिकनेस याद रखोगे इसका आधा, तो इसका आधा 2.5 होता है लगभग, तो कितना है ये 2 से 3 सेंटीमीटर। आधा आधा क्या कर दिया कम, इसका 3.5 होता है, इसका 2.5 होता है, तो 2.5 का आधा कितना हो गया भाई, 5 का आधा 2.5 और आधा कम कर दो 3, 2 और यहाँ 7 का आधा कितना 3.5, 3.5 में से आधा घटाओगे तो कितना बचा 3। तो आप कहोगे थिकनेस, थिकनेस को कहते हैं, याद रखना थिकनेस को कहते हैं मोटाई, मोटाई, ठीक है। ये क्या है चौड़ाई, ये है चौड़ाई, ये क्या है लंबाई। ये आंकड़े हैं आपको याद करने पड़ेंगे। वेट देखो, जो एवरेज वेट है वो कितना होता है एक का, तो हम कहेंगे 120 से 170 ग्राम, लेकिन आप क्या लिखोगे, इसका वेट लगभग 170 ग्राम होता है। एक का कितना होता है लगभग 170 ग्राम होता है। अब यहाँ तक की बात हो गई। अगली बात है इनकी स्टडी क्या कहलाती है, तो आप कहोगे नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाती है नेफ्रोलॉजी। इधर देखिए मैंने लिखा था ये किस प्रकार के वृक्क है, पश्च वृक्क। पश्च वृक्क का मतलब क्या है, मेटानेफ्रिक प्रकार के, मेटानेफ्रिक। हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी, क्योंकि सवाल ऐसा ही पूछा जाता है हमारे वृक्क हैं किस प्रकार के, मेटानेफ्रिक प्रकार के, ठीक है। सवाल ऐसे पूछा जाएगा मेटानेफ्रिक प्रकार के, मेटानेफ्रिक प्रकार के। देखिए वापस देखो, जो एक किडनी है इसके बारे में मैंने बात कर ली थी यहाँ तक। यहाँ से बात करनी है अपने को, किडनी या वृक्क का आकार कैसा, सेम के बीज जैसा, कलर कैसा रेडिश ब्राउन, लेंथ कैसी 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस, थिकनेस को कहते हैं मोटाई, इसके मोटाई यदि देखेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर, और वेट, एवरेज वेट 120 से 170 ग्राम होता है, लेकिन आप याद रख लेना 170 ग्राम। हमारे जो वृक्क होते हैं वो मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं, पश्च वृक्क। अब पश्च वृक्क कहते किसे हैं कि हमारे वृक्क पीछे की तरफ स्थित होते हैं, थोड़े से किधर होते हैं पीछे की तरफ, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं पश्च वृक्क, मेटानेफ्रिक प्रकार के। इनकी स्थिति कहाँ होती है, जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, लास्ट यदि हम थोड़े से जो वक्स का जो लास्ट कॉलम आता है उसके और थर्ड लंबक कशेरुक के बीच स्थित होता है। तो ये कहाँ स्थित होता है, लास्ट थोरेक्सिक भाग और थर्ड लंबर कशेरुक के बीच वृक्क होते हैं जो थोड़े से पीछे की तरफ होते हैं। आप देखना जब पथरी का कभी किसी के दर्द होता है तो ज़्यादातर जल्दी से पीठ में दर्द होता है, ना कि पेट में, क्योंकि वृक्क कहाँ होते हैं पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे वृक्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं जिनके बारे में हम, स्ट्रक्चर क्या है इसकी, ये पूछा जाता है सीधा कि वृक्क की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और किस तरीके की क्या क्या चीज़ पाई जाती है। तो मैंने ये कहा कि इस भाग को हमने यहाँ पर समझा। वापस रिपीट देखें एक बार, मैंने कहा कि ये भाग जो वृक्क है पूरा, इसको मैंने यहाँ बड़ा के इसके सारे पोर्शन दिखाए आपको, वापस देख लेना। हम अब की बार अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले यूरेटर्स आती है, ये वाली यूरेटर्स आप देखोगे, ये वाली यूरेटर्स, ये यूरेटर्स कहाँ है, ये यहाँ पर है। आगे ये यूरेटर्स कहाँ खुल गई, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे क्या कहते हैं पेल्विस भाग। इस पेल्विस भाग में क्या होते हैं, किडनी स्टोन या वृक्क पथरी या गुर्दा पथरी, किस लिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जमा होने से, ठीक है। आप देखोगे इसके और बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैलिक्स दिखाई दे रहे हैं, ये मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स। तो इधर की तरफ तो मेजर कैलिक्स और इधर की तरफ और छोटे छोटे कैलिक्स। बाद में ये छोटे कैलिक्स किससे जुड़ जाते हैं, नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन जो होती है ये क्या है, नेफ्रॉन जिसे वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। वृक्क की यदि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे, नेफ्रॉन। तो आप लिखोगे वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई
तो क्या बताओगे आप? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन होता है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। और एक वृक्क के अंदर, एक जो वृक्क है पूरा, इसके अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती है। कितने मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती है? 1 मिलियन नेफ्रॉन एक वृक्क के अंदर पाई जाती हैं, जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब यहाँ तक कि हम सारा जो भी टॉपिक है वो समझ गए, क्योंकि जो बाहर की तरफ एक लेयर होती है, कैप्सूल होता है, ठीक है, कैलिक्स, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। वापस समझ लेना, बाहर की तरफ तो मेजर कैलिक्स, अंदर की तरफ माइनर कैलिक्स। कोर्टेक्स ऐसा भाग जो क्या होता है, थोड़ा सा डार्क टाइप का होता है। और ये जो वाइट भाग है, ये क्या कहलाता है? मेडुला भाग कहलाता है। इसके अंदर जो आप देख रहे हो ये वाली स्ट्रक्चर, ये होते हैं पिरामिड्स। क्या होते हैं ये? पिरामिड्स। ठीक है, इन पिरामिड्स कहाँ पर होते हैं ये पिरामिड्स? तो आप देखोगे वल्कुट भाग में और मेडुला भाग के अंदर। इस तरीके के स्ट्रक्चर के आधार पर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक। अब यहाँ पर इस एक बार वृक्क की सामान्य जो संरचना है उसके बारे में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसकी स्टडी क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, स्टडी क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी। हिंदी वाले सीधा नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, आप देखोगे किडनी किस स्ट्रक्चर या शेप की होती है? तो सेम के बीज के समान रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। वापस देखो, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 7। कैसे याद करोगे? इससे 5 कम करो, इससे 5 कम करो, कितने आ गए? 5 और 7। दोनों में अंतर कितना? 2 का। इसमें भी कितना? 2 का अंतर। यहाँ पर देखोगे आप 2 और 3 सेंटीमीटर मोटाई। ठीक है, थिकनेस कितनी? 2 से 3 सेंटीमीटर। वेट, एवरेज वेट 120 से 170, ये एनसीईआरटी की है। आप याद करोगे 170 ग्राम। ठीक है, पूछा गया सवाल है। कई बार पूछा जाता है कि हमारे वृक्क किस प्रकार के हैं, तो आप कहोगे मेटानेफ्रिक प्रकार के। क्यों है? क्योंकि ये पीछे की साइड में है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आप बताओगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक वृक्क के अंदर कितनी होती है? तो बताओगे 1 मिलियन। इस तरीके से हम वृक्क की सभी संरचनाओं के बारे में अध्ययन कर चुके। नेक्स्ट टाइम अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन की संरचना होती क्या है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर यूरिन फॉर्मेशन यहाँ से होता हुआ इस पेल्विस भाग में आता है। पेल्विस भाग से ये स्ट्रक्चर यहाँ से जुड़ी हुई है, और यूरिन यहाँ से प्रवाहित होता हुआ किस में स्टोर हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और समय समय पर यूरिनरी ब्लैडर से कितने mmHg दाब के बाद ये त्याग दिया जाता है, वो सभी चर्चाएं अपन अभी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसके बारे में हो गया? किडनी के बारे में हो गया। ठीक है, किडनी जो होती है वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसे कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन। क्या? इरिथ्रोपोइटिन। पूछा गया सवाल है कि बताओ किडनी द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है उसका नाम क्या है? तो आप बताओगे इरिथ्रोपोइटिन। याद कर लेना, इरिथ्रोपोइटिन। आपसे पूछेंगे किडनी के बारे में कि बताओ वृक्क होते हैं वो संपूर्ण उत्सर्जन, वृक्क होते हैं वो क्या होते हैं? संपूर्ण उत्सर्जन अंग होते हैं। हमारे संपूर्ण उत्सर्जन अंग क्या है? वृक्क है। तो आप लिख भी सकते हो पूर्ण उत्सर्जी अंग। पूर्ण उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। किसके अंदर? मानव के अंदर। ठीक है, और वृक्क के अंदर ही सारी सामान्य क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। तो इस तरीके से लिख लो आप, वृक्क द्वारा क्या है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। मैं बताऊंगा यदि ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाए या ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो क्या कहलाता है। ठीक है, आपसे बात करेंगे यूरिन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, यूरिन का पीला कलर किस कारण होता है, ये सभी फॉर्मेशन अभी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में। इससे पहले आपको कुछ समय, यानी कि आपको 1 मिनट दे रहा हूँ डायग्राम बनाना, जो चीज़ लिखी हुई इसको नोट करने की पूर्ण कोशिश करना। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे कैसे नोट करने की कोशिश करना। ठीक है, और ये डायग्राम आप मेंशन करो। नेक्स्ट
अपन इससे आगे नेफ्रॉन की चर्चा करेंगे। मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर बता दूंगा, ठीक है? ओके। हाँ देखो, बना लिया सभी ने डायग्राम। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये जो वृक्क है इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको लिखने हैं। कि देखो, हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग तो क्या है? वृक्क है ही, ठीक है? मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। ये तो आप नोट कर ही लोगे। इसके बाद भी कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ निम्न में से कौन सा हमारा उत्सर्जन अंग नहीं है? उत्सर्जन अंग नहीं है। तो उत्सर्जन क्या है? जो चीज़ों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले। तो देखो, वृक्क के अलावा, किडनी के अलावा, ठीक है, किडनी के अलावा यदि हमारे किडनी के अलावा अन्य उत्सर्जी अंग या ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो आप देखोगे, नंबर 1 किडनी तो है ही, मुख्य क्या है? किडनी है। नंबर 1 लीवर, ठीक है, इसको कहते हैं यकृत, ये भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इसको जिगर भी कह देते हैं, जिगर, ठीक है। दूसरा यदि पूछे तो इंटेस्टाइन, आंत, ये भी उत्सर्जन का कुछ कार्य करता है, ठीक है। तीसरा लंग्स, ठीक है, फेफड़े, फेफड़े भी उत्सर्जन में सहायक है, ठीक है। तो देखो, किडनी के अलावा क्या है? लीवर, इंटेस्टाइन, लंग्स, और एक इंपॉर्टेंट चौथा स्किन, त्वचा, ठीक है, स्किन या त्वचा। पिछली बार एक सवाल पूछा गया था, ठीक है। सवाल क्या पूछा गया कि बताओ निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? ऑप्शन दे रखा था लीवर, इंटेस्टाइन, फेफड़े, और एक ऑप्शन दे रखा था आपका हार्ट। तो आप कहोगे हार्ट क्या है? उत्सर्जी अंग नहीं है। ऐसे सवाल आर्मी में पूछ लिए जाते हैं। भाई आर्मी जैसे एग्जाम है उनमें तो सिर्फ यही सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बताओ निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। तो ऑप्शन दे देंगे आपको, एक दे देंगे अलावा इनके कि किडनी दे दिया, ठीक है, किडनी दे दिया। दूसरा आपको लीवर दे दिया, ठीक है। तीसरा आपको इंटेस्टाइन दे दिया, और चौथा आपको हार्ट दे दिया। तो आप बताओगे निम्न में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो आर्मी, पुलिस, इनमें तो सवाल यही पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा नहीं है। तो आपका टिक क्या जाएगा? हार्ट नहीं है। बाकी ये सब क्या है? उत्सर्जी अंग है, सब उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अब आप एक और पॉइंट देखेंगे कि भाई आपसे पूछ लिया जाए कि कोई व्यक्ति
अनशन करे, कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनशन करे, लंबे समय तक अनशन पर रहने वाले व्यक्ति का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होगा। तो आपका आंसर आना चाहिए किडनी या वृक्क। ठीक है, किडनी या वृक्क। कई करके आते हैं आंत, ऑप्शन में रहता है इंटेस्टाइन, आंत भी रहता है, लेकिन आंत नहीं, क्या आएगा, किडनी। तो ये लिखेंगे अपन, किडनी के अलावा अन्य उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? लीवर, यकृत या जिगर भी कहते हैं। दूसरा लिखो इंटेस्टाइन, आंत, लंग्स। चौथा लिखो स्किन या त्वचा। ठीक है, और एक नोट डालकर लिखो, लंबे समय तक अनशन पर रहने वाले व्यक्ति का सर्वाधिक प्रभावित अंग गुर्दा होता है। गुर्दे को क्या कहते हैं? किडनी या वृक्क कहते हैं, गुर्दा होता है। ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है? किडनी या वृक्क या गुर्दा होता है। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम देखो, इससे संबंधित बातें हो गई, लंबे समय तक अनशन पर रहने वाले व्यक्ति का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होगा, तो आप बताओगे किडनी। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि किडनी के अलावा हमारा और उत्सर्जी अंग कौन कौन से। तो पहला आप बताओगे कौन सा है? पहला है लीवर, दूसरा इंटेस्टाइन, लंग्स, स्किन। लीवर, इंटेस्टाइन, लंग्स, स्किन। देखो एक बार, लीवर, इंटेस्टाइन, लंग्स और स्किन। ठीक है, ये चार और उत्सर्जी अंग हैं जिनसे हम क्या करते हैं? उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ तक, कहाँ तक पढ़ लिया? वृक्क तक पढ़ लिया। ठीक है, अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेफ्रॉन के बारे में। और नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया होती है, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन। किसमें होती है? नेफ्रॉन के अंदर। और नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, आपसे पूछे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन है, तो नेफ्रॉन। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अब आप लिख सकते हो नेफ्रॉन, टॉपिक डालो नेफ्रॉन।